हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हमारी बुक प्रारंभ हो चुकी है। हमारे अति थर्ड यानी कि इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, और चैप्टर चल रहा था, आपको पता होना ही, चैप्टर नंबर 2 हमारा इसमें प्रारंभ हो रखा है, व्यापार से साम्राज्य तक। यानी कि कंपनी एक कैसे आपका ट्रेडिंग कंपनी के रूप में कैसे उसने अपने एक एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, यानी कि व्यापार से लेकर साम्राज्य तक एक कंपनी कैसे पहुंच गई, यानी कि कंपनी की सत्ता जो स्थापित हो रही है उस प्रक्रिया, उस प्रोसीजर को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यही समझा कि आखिर में उनका वो कहाँ पर व्यापार करने आए थे, और उसके बाद हमने देखा 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या स्थिति बनी। जो हमारी केंद्र की सत्ता थी, जो हमारी सेंट्रल पावर थी, खास कर कर मुगल बादशाह की हम बात कर रहे हैं, तो वो जैसे ही कमजोर हुई, उसके बाद छोटे छोटे आपके जमींदार, कुछ रियासतों के राजा और बहुत सारे आपके ऐसे नवाब आप अपने आप को फ्री दिखाने की कोशिश करने लगे। उसी तरफ अगर आप देखोगे, बंगाल के नवाब भी एक ऐसे ही थे। उस समय बंगाल के जो आपके दीवान थे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के नवाब के रूप में स्थापना की। और उसके बाद आप देखेंगे अली वर्दी खां आपका नवाब बना, जो उनके दामाद थे, और उसके बाद नवाब आपका सिराजुद्दौला आपके बंगाल के नवाब बनते हैं, और कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में आपसी हित आपके टकराने लगे। और हित का कारण क्या था? टैक्स, जो आपका कर था, राजस्व की आपका कम वसूली। कंपनी जो अपना फरमान जारी किया था, अब आपके फरूख सियार से जो उन्होंने आपका फरमान लिया था, उसी फरमान के आदेश पर वो अपना निजी व्यापार भी कर रही थी, और जिससे बंगाल के राजस्व में कमी हो रही थी। और बंगाल के राजस्व में कमी होने की वजह से ही क्या हो रहा था, कंपनी और आपके नवाब के बीच आपसे हित आपका टकरा रहे थे, और ये हित आपके टकराने की वजह से ही ये सारी चीजें सामने आ रही थी। सबसे पहले हुआ आपका बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ कि अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद हमको पता है नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे, और इस समय रॉबर्ट क्लाइव और आपके जो हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला आपस में लड़ेंगे। प्लासी एक मैदान है आपके बंगाल में, ठीक, और उस जगह पर इनकी लड़ाई हुई। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतने मजबूत बंगाल के नवाब होने के बावजूद भी वो किससे हार गए? प्लासी के युद्ध में आपका अंग्रेजों से हार गए। और ये हारने की वजह से उनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, और सहायक संधि स्वीकार करने की वजह से उन्हें अपने बहुत सारे क्षेत्रों को किसको देना पड़ा? कंपनी को देना पड़ा। और एवं नवाब को हटा दिया गया, मार दिया गया, और उसकी जगह नया नवाब बना। और आप जानते हैं नवाब बना मीर जाफर, और मीर जाफर को हटाकर मीर जाफर ने फिर वहां दिक्कत पैदा करी, उसकी जगह मीर कासिम आया। और आप जानते हैं कि कठपुतली नवाब आखिर में कब तक उनकी बात सुनता, उसे कभी अपने आप को नवाब भी तो दिखाना था जनता की नजर में। तो ये सारी चीजें आपके देखने होने के बाद उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का बैटल हुआ, और बक्सर के बैटल में उन्होंने आपका डिसाइड कर लिया कि नहीं, शासन हम ही चलाएंगे, हम ही नवाब बनेंगे। और उन्होंने क्या काम करा, एक अनौपचारिक रूप से बंगाल की दीवानी उन्होंने अपने नाम करा ली बादशाह से, क्लियर है, शाह आलम द्वितीय से। और उसके बाद उन्होंने क्या कह दिया कि हम ही क्या है, अब आपके क्या है, दीवान है। दीवान का मतलब होता है राजस्व वसूलने वाला व्यक्ति उस जमाने में। तो ये राजस्व वसूलने लगे, और इसी राजस्व वसूलने की वजह से कंपनी नवाब बन बैठी। उसके कर्मचारियों को हमने देखा कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक अधिकारी आए थे, उनका नाम हम लोग आपके पढ़े हैं, कि आप जानते हैं उन अधिकारी का नाम आप बताइए? मैंने आपको बताया है, ठीक। और उसके बाद रॉबर्ट वेलेजी जो थे, इन्होंने यहाँ पर आके किस तरह से अपन में आपका संधि करी, और उसके बाद कैसे सहायक संधि के बाद जो आपके रेजिडेंट थे वो आपके राजाओं की रियासत के रूप में रहते थे। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। कल मैंने आपको रेजिडेंट बता दिया था कि बेसिकली रेजिडेंट होते क्या हैं, क्या उनकी पावर है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो इतना हम देख लिए थे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? मेरे प्यारे बच्चों, कोई पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेजिडेंट क्या होता है, क्या उसकी ताकत है रेजिडेंट की, आप मुझसे पूछ लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देख लें आप, रेजिडेंट की ताकत क्या है, क्या होता है रेजिडेंट, ठीक।
चलिए, तो आप रेजिडेंट देख लिया और यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ तक बात कर चुके होंगे। ठीक, इतना हम लोग आपका देख लिए और पढ़ लिए थे। ठीक, चलिए अब इसमें आगे का जो सफर है हमको देखना है और बात करनी है क्या कि में रेजिडेंट होता क्या है, किस तरह की पावर है, और टीपू सुल्तान शेर मैसूर कौन है, किस तरीके से उसका रूप है, कैसे कुछ काम कर रहा है, ये हमको पूरा हमने इसमें देख लिया। और हमने बता दी कि टीपू सुल्तान कहाँ थे, आपके मैसूर जो आपके रियासत थे उसके आपके बादशाह थे, नवाब थे, और जो इनके पिता का नाम था वो हैदर अली था। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और बेसिकली कारण क्यों हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं मालाबार कोस्ट पर चंदन, इलायची और जो आपके मसालों का व्यापार बेसिकली काली मिर्च का जो आपका ट्रेड हो रहा था, उन ट्रेडों को करने के लिए आपका हैदर अली ने और आपके टीपू सुल्तान ने बेसिकली वहां पर आपका रोक लगा दी थी। और वहां पर मालाबार कोस्ट से व्यापार जो करते थे आपके फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों करते थे। फ्रांसीसियों की ये हमेशा सपोर्ट में रहे और अंग्रेजों ने इसी वजह से इनको अपना दुश्मन मार लिया और यहाँ से ही इनके बीच में आपसी टकराव शुरू हुआ। तो इतनी कहानी हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा और भी फिर इसको समझेंगे। आप चित्र 9 को देख रहे हैं, चित्र आपके सामने है। ठीक है, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में आपके कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं और ये टीपू सुल्तान के बच्चे हैं। कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया डेनियल आर्म द्वारा चित्र है। डेनियल आर्म्स उस समय के आपका क्या रहे थे, मां चित्रकार जो ब्रिटिश कोई ऐतिहासिक घटना को वो आपका चित्रित किया करते थे। ठीक, कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार हराया और 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त सेना के बाद आपका टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सीधा कंपनी करनी पड़ी। इस संधि के तहत दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रखे। यानी कि संधि के तहत क्या हुआ, टीपू सुल्तान के दो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने आपका कहाँ रखना पड़ा, अंग्रेजों के पास, कि भाई अगर आपने संधि मानने से मना कर दिया तो हमारे पास क्या बेसिस है कि आप संधि मान ही लोगे। तो उन्होंने किसको रखा, अपने दो बच्चों को उनके पास रखा। ठीक, ब्रिटिश चित्रकार ने ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मजा आता था। आप कह रहे हैं अगर कोई ऐसा ब्रिटिश चित्रकार है उनको मजा आता था कि देखिए हमने भारतीय राजाओं के लोगों को, नवाब के जो बच्चे हैं हमने उनको अपने पास रखा हुआ है। तो ऐसे चित्र बड़ी उत्साह के साथ वो लोग बनाया करते थे। ठीक, और जिसमें अंग्रेजों की सत्ता ही आपका विजय के रूप में दिखती थी कि हमारी सत्ता है, हम इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसी रूप में वो अपने आप को बड़ा महान रूप में दिखाते थे। सोचिए क्या कोई महान हो सकता है बच्चों को कैद करके। तो ये एक उनकी अपनी मानसिकता थी, अपनी मेंटेलिटी थी। कोई बात नहीं, लेकिन जितना हमारा पढ़ने का प्रोस्पेक्ट है हम उतना पढ़ें। आइए पढ़ते हैं थोड़ा। कह रहे हैं कि सुल्तान इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। कौन से कदमों से आग बबूला हो गए, कि हम आपको मालाबार कोस्ट से होने वाला चंदन का ट्रेड, होने वाला काली मिर्च का ट्रेड, क्लियर है, होने वाला इलायची का ट्रेड पर पाबंदी जो लगा दी थी, इस वजह से अंग्रेज क्या हो गए, आग बबूला। क्लियर हुआ। अब देखिए, टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देता। कैसा लगता था, महत्वाकांक्षी, जिसकी बहुत सारी लालसाएं होती है मैं ये राज्य भी कब्जे में कर लूं। ठीक, घमंडी एटीट्यूड वाला व्यक्ति और खतरनाक यानी कि डेंजर भी दिखता था। अभी आपने फोटो देखी टीपू सुल्तान की, देखिए कि नहीं। अब देखिए कैसे लग रहा है, एटीट्यूड बात, दबंग जैसा आदमी लग रहा है, खतरनाक लगता था टीपू सुल्तान। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों को लगता है कि राज्यों ऐसा लगता है कि राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। अंग्रेजों को लगने लगा कि भाई यहाँ के जो आपके राजा हैं आप उन्हें कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं करते तो आप उनको कुचल दो, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय कर दो। मैसूर के साथ साथ अंग्रेजों को भी 4 बार जंग हुई। अब मैसूर ने 4 बैटल लड़ी, 4 लड़ाइयां लड़ी मैसूर ने। सोच के देखिए, अंग्रेजों के पास पैसे की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन इनके पास अपने रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी। ठीक, पहली थी 1767 से लेकर 1769 के बीच, और दूसरी लड़ी आपका 1780 से लेकर 1784 के बीच, दूसरी लड़ी 1790 से लेकर 1792 के बीच, और तीसरी लड़ी 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। कहां मिली, श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि ये जो होता है फोर्थ आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें आपका फोर्थ बैटल में फाइनली ये अंग्रेज जीत गए।
और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने राजवंश के हाथों में सौंप दिया। वाडियार राजवंश का राजा था तब कृष्णराज छिक्का, और कृष्णराज छिक्का का ही पुत्र मतलब जो आपका सेनापति वो कौन था, हैदर अली। और हैदर अली ने ही क्या किया था, उसको हटाकर खुद वहां शिफ्ट हुआ था। अब अंग्रेजों ने क्या काम कर दिया, टीपू सुल्तान को हटाकर पुराने वंशों वालों को बैठा दिया ताकि लोगों में सिंपैथी आए और वो हमारे प्रति वफादार बने और हम इनसे राजस्व वसूल सकें। अंग्रेज कितने चतुर थे, क्लियर है। हाथों में सौंप दिया और इसके साथ मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी। और मेन ऑब्जेक्ट, उनका सबसे बड़ा हथियार था सहायक संधि, अपनी एक सेना रख दी, एक अपना रेजिडेंट रख दिया और राजस्व वसूलने लगे। अगर आपने राजस्व नहीं दिया तो उससे क्या होगा, ये पूरा राज्य आपका कंपनी के तहत चला जाएगा। अब देखिए, मतलब फ्री में राजा बना रहे हैं और सब कुछ वसूल ले रहे हैं और मालिक खुद हैं। क्या राजनीति है इनकी, इसको हम कूटनीति कहेंगे, क्लियर है। और बहुत ही साफ और स्पष्ट इस हमको यहाँ पर दिखाई देती है। कैसी दिखती है, साफ और सहज कूटनीति हमको इनकी दिखाई दे रही है, क्लियर है। इतना हमने देख लिया कि इनकी सहज और की जो अपनी कूटनीति है वो हमको स्पष्ट रूप में दिखाई देती है, क्लियर है। आप देखिए, एक खिलौना दिखाया गया है और कहते हैं कि टीपू का खिलौना शेर। टीपू एक विशालकाय बसीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह एक नकली शेर यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दौड़ता है, सिपाही के भीतर चीख की आवाज आती है। यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एडवर्ड्स म्यूजियम में रखा गया है। यानी कि उसने एक ऐसा खिलौना बनाया था और ये शेर को दिखाया गया, अपने आप को, नीचे सिपाही को दिखाया व्यक्त किया है। 4 मई 1799 में जब अंग्रेज राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए। वो कुछ ना कुछ अपने साथ ले आते थे। आज भी कभी मौका मिले आपको, विक्टोरिया में आपके म्यूजियम है, बहुत सारी चीजें आपको वहां लंदन में मिलेंगी। भारत की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने रखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे कुछ कहानी करके उन्होंने जीती, लड़ाई करी और जंग लड़ी। अभी हम टीपू सुल्तान की कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ लिया है कल का और आज का, किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए, कोई डाउट किसी बच्चे का। अंग्रेजों की छवि अक्सर जनसुनी से बनी थी। प्रचलित किस्मों में उनकी ताकत खूब यशगान था। 1782 में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। क्लियर हुआ, फ्रांसीसी मित्र थे उनके साथ जंगल में शिकार खेलने। शेर सामने आ गया और बंदूक ने मौके के साथ नहीं चली। आप कह रहे शेर सामने खड़ा था, बंदूक नहीं चली। टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में शेर को मार गिराया। क्या कर दिया, शेर को क्या कर दिया उन्होंने, मार गिराया। इसी के बाद शेर मैसूर कहा जाने लगा। राजशाही झंडे पर भी इस शेर की तस्वीर होती है और कह रहे जो उनका झंडा था उसी पर उस शेर की आपका तस्वीर भी है। तो इसलिए क्या कहा गया टीपू को, शेर मैसूर। अब क्लियर हो गया ये शेर और मैसूर क्यों थे, क्योंकि ये कैसे थे, खतरनाक लगते थे, एटीट्यूड वाले थे, घमंड था मतलब उनके अंदर। लोग ऐसे के लिखते हैं इतिहासकार, अंग्रेज जो है, क्लियर है। और उन्होंने शेर को ही मार दिया था, यानी कि बंदूक नहीं चली, अपनी कटार निकालकर शेर को मार दिया, ठीक। तो ऐसा व्यक्तित्व थे आपके टीपू सुल्तान, क्लियर हुआ। मराठों से लड़ाई। अब धीरे धीरे करके पहले उन्होंने बंगाल कब्जाया, उड़ीसा की दीवानी ली और उड़ीसा के बाद बिहार, 3 कब्जा चुके हैं। चौथा इन्होंने मैसूर अपने कब्जे में कर लिया है, ठीक है। अवध पर इन्होंने अपनी संधि थोप दी है। हैदराबाद के निजाम पर इनकी संधि आ गई है। बचा कौन, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला पार्ट। अब मराठे हैं तो टक्कर तो लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या होती है
कि 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी बाखूब खत्म करने के बारे में सोचने लगी। अब जहां भी उन्हें लगता था कि ये हमको दिक्कत कर सकते हैं, उसी के पीछे पड़ जाती थी। मैसूर के पीछे पड़ गई, बंगाल के पीछे पड़ गई, अवध के पीछे पड़ गई, हैदराबाद के पीछे पड़ गई, और अब मराठों के पीछे। और ये इनका काम वही था, दोस्ती दुश्मनी और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसी बाप की नीति पर चलते थे और उसी का ये अनुसरण किया करते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी कि भैया कुछ भी हो, जो मराठी इनके मित्र थे एक टाइम में, अब वो काबू करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब झांसी की रानी का युद्ध हो रहा है ना, अगर आप उस समय थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ोगे तो ये अपने तटस्थ की स्थिति को बनाए रखते हैं। 1761 में कौन सी लड़ाई होती है? बैटल ऑफ पानीपत की तीसरी लड़ाई। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट कर कर लिख लीजिए। बैटल ऑफ पानीपत। आप बताएंगे किस किस के बीच हुआ, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? ढूंढिए बैटल ऑफ पानीपत। चलिए कौन बच्चा बताएगा? ठीक है। इसके बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस समय मुगल सत्ता कमजोर है, उसको हटा देंगे तो हम आ जाएंगे और अहमद शाह अब्दाली को हटा देंगे, हम ही हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया, सपना चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राजाओं की बागडोर, अब देखिए ये सब मिलकर बने थे। सिंधिया भी कौन थे? बेसिकली मराठी थे। होलकर भी मराठी थे, गायकवाड़ भी मराठी थे और भोंसले भी, और इनके अलग अलग राजवंशों के हाथ में। अब जैसे किसी को ग्वालियर मिल गया, किसी को महाराष्ट्र वाला कुछ पार्ट मिल गया, कोई आपका आपका मध्य प्रदेश किसी और क्षेत्र में चले गए, ठीक। और एक सारे सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत आपके क्या थे? राजमंडल कंडे देशेशी थे, ठीक। और पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख था। ध्यान दीजिए, पेशवाओं के पास बेसिकली दो बाप का पावर होती थी। कौन सी? डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या था? वो हेड था। क्लियर है? और कहां था वो? आपका पुणे में बैठता था। कौन? पेशवा, ठीक। महा 18वीं शताब्दी के आखिर में दो प्रसिद्ध योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, इनका बड़ा नाम लिया जाता था। ये आपके मराठों का एक बेसिक चरित्र चित्रण था। अभी आगे बड़ी क्लास में बढ़ोगे तो पूरा विस्तृत से आपको चर्चा बनने को मिलेगी। आप कैसे शिवाजी ने आपका दुर्नेर के किले में बैठकर कैसे अपना शासन प्रशासन जमाया, कहाँ पर उनका रुद्र मतलब अभिषेक हुआ, जिस तरह से वो आपका राजा बने, कैसे उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, कैसे सैनिक बनाए, कैसी व्यवस्था थी, कैसे अंग्रेजों से लड़ा, और कैसे आपके मुसलमानों से उनके साथ फाइट हुई मुगलों से। ये सारे विषय का आपको चित्रण दिखाई देगा। एक के बाद एक युद्ध में कंपनी ने मराठा के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसका कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध के साथ 1803 से लेकर 1805 में मोर्चे पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर स्थित आगरा व दिल्ली सहित भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। सोच कर देखिए, जितना कमाया था एक युद्ध में सब गवा दिया। 1817 1819 की तीसरी अंग्रेजी मराठा युद्ध की में पूरी तरह से कुचल दिया गया, और अंग्रेजी मराठा जो युद्ध हुआ थर्ड, इसमें पूरी तरह से इनकी ताकत को कुचल दिया गया। पेशवाओं को पुणे से हटाकर कानपुर में एक जगह है बिठूर, बिठूर में इनको पेंशन भोगी भेज दिया गया, और अब विंध्या के दक्षिण में स्थित
पूरे भाग पर इनका नियंत्रण हो चुका था। सोच के देखिए, एक छोटी सी कंपनी ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, मतलब बाहर से आई कंपनी ने, और यहाँ के राजा महाराजा अखंड भारत जीतने का सपना ना पूरा कर सके। सोच के देखिए, अपने गृह युद्ध को शांत ना कर सके। तो बहुत बार ऐसी स्थिति और परिस्थिति बन जाती जो हमको देखने के लिए नहीं मिलती। तो ऐसा भी बहुत सारे जो तथ्य है हमारे सामने निकल कर आते। क्लियर है? हो गया? अब दिक्कत थी सर्वोच्चता का दावा, कौन करेगी? मैं ही सर्वोच्च हूं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चला रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू कर दी थी। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्य से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार पास मानते कि हम सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब सुपरमेसी होना, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इनकी सत्ता को भी धारण कर सकते हैं, हम इनको भी अधिग्रहण कर सकते हैं। ऐसी धमकी वो आपका दे रहे थे, ठीक। और उनको धमकी देने का अधिकार भी वो अपने पास मानते थे कि हमको ये क्या है, हमारा एक राइट्स है, ठीक। सोच बाद में अंग्रेजों की नीति भी दिखाई पड़ती थी। कह रहे हैं कि सोच बाद में थी, लेकिन जो उनकी आपकी नीति थी, किस तरह से वो माइंड सेट करके चल रहे थे, वो सब कुछ इसमें आपका दिखता था, ठीक है। अब ये दिख रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया बोरा कोटा नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज आपका कित्तूर फिलील यानी कि फिलहाल का कर्नाटक में एक छोटे से कस्बे में को वहां लेने का प्रयास किया, तो रानी चिन्नेम्मा ने हथियार उठा लिए। कित्तूर एक प्रांत था, मतलब प्रांत क्या था, जो हमारा वर्तमान कर्नाटक की छोटी सी रियासत थी कित्तूर, और महारानी आपका चिन्नेम्मा उसको आपका चलाती थी और अपनी तरफ से मैनेज करती थी। तो जब अंग्रेजों ने उसको कब्जाने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथों में हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन आपका छेड़ दिया, और 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चिन्नेम्मा के बाद कित्तूर की स्थिति संगोली, एक जो गरीब चौकीदार राय खान का प्रतिरोध जारी रहा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, यानी कि कैसे कैसे उन्होंने ये सारी चीजें करी हैं, इनके बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, आज हमने पढ़ा इसी के बारे में थोड़ा सा। आप रानी चिन्नेम्मा के बारे में अच्छे से पढ़ के देखिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमको अनसुनी सी लगती हैं, लेकिन आप देखेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।